नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि से जुड़ी खबरों की। केदारनाथ उपचुनाव की वोटिंग कल होनी है और चुनाव प्रचार का काउंटडाउन थम गया है। और ऐसे में जहां केदारनाथ विधानसभा में दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है, दोनों पार्टियों की ओर से चल रही जुबानी जंग भी चुनावी माहौल को गर्म किए हुए है। जहां बीजेपी केदारनाथ की जनता पर अपनी उपलब्धियों की छाप छोड़ना चाहती है, वहीं कांग्रेस की मंशा पर भी सवालों की बौछार कर रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का सवाल उठाते हुए कहा कि साल 2022 के चुनाव में जुम्मे की नमाज की छुट्टी के दिन की घोषणा कांग्रेस ने की थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी बीजेपी के आरोपों पर जवाबी हमले किए। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी झूठ के गर्भ से जन्मी है, इसलिए वह जनता के बीच झूठ फैला रही है। यहां तक कि उन्होंने बीजेपी को चुनौती भी दे डाली। बिल्कुल झूठे लोग हैं और यदि इनमें साहस है, मैं कह रहा हूं कि झूठ के गर्भ से पैदा हुए हैं। इनके मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, इनके प्रधानमंत्री जी ने जो झूठ बुलवाएगा उनसे, गृहमंत्री से झूठ बुलवाएगा, मेरे पर मुकदमा करें। साहस है अपने। मैं तो कह रहा हूं यदि भाजपा रैली में अपनी बाप की बेटे हैं तो मेरे ऊपर मुकदमा करें। मैं कह रहा हूं भाजपा झूठी है, झूठी है, झूठी। देखो, कांग्रेस पार्टी ने तो कोई ये पहली बार ऐसा काम नहीं किया है। अभी आपने हरियाणा के चुनाव में कितना झूठ बोला था, उसका नतीजा क्या निकला। जब देश का चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो संविधान बदलने वाली पार्टी हैं, संविधान बचाना है। उसका क्या असर हुआ। अगर आप इसी उत्तराखंड को देख लेंगे तो वो जिस बात को कह रहे हैं, कांग्रेस तो सिर्फ कह रही है, आरोप लगा रही है, जिसपे कोई दूर दूर तक न सच्चाई है न किसी के मन में ये विषय है। लेकिन हमने जब 2022 का चुनाव लड़ा था उसमें कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का, उनका वो आदेश जो उनके मुख्यमंत्री के द्वारा जारी हुआ कि हम जुम्मे की नमाज की छुट्टी देंगे, वो हमने दिखाया ना आपको दिखाया। आज उसी तरह उन्होंने कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर जो वादे किए थे ऑन द रिकॉर्ड, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने किए थे, एक भी वादा ऐसा नहीं है जिसको कांग्रेस ने पूरा किया। तो वहीं झांसी के अस्पताल में हुई दर्दनाक आग दुर्घटना के बाद हल्द्वानी में अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी गई है, जिसके चलते सिटी मजिस्ट्रेट और सीएफओ के नेतृत्व में प्रशासन और दमकल विभाग की टीम ने हल्द्वानी के महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। और इस निरीक्षण के दौरान अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा सुविधाओं और कर्मचारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था की पोल खुल गई, जहां पर बताया जा रहा है कि सीएफओ ने निरीक्षण के दौरान पाया कि महिला चिकित्सालय के कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा उपयोग के बारे में ना के बराबर प्रशिक्षण मिला हुआ है था। और इसी के चलते उन्होंने कहा कि पंप हाउस चलाने वाला किसी मौके पर मौजूद नहीं था और जो कर्मचारी मौके पर मिले उन्हें पंप हाउस चलाने का प्रशिक्षण भी नहीं था। जिला हॉस्पिटल की बात करी जाए तो जहाँ मेन कमी जो हमको देखने को मिली, यहाँ ट्रेनिंग की काफ़ी कमी है। जो लोगों को 2 महीने पहले ट्रेनिंग दी गई है वो आज उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे ग्राउंड पे, तो इनकी ट्रेनिंग मोर फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। और जो पंप हाउस में जो व्यक्ति जो ट्रेन था पंप के लिए वो अभी उपस्थित नहीं है, तो और किसी को पंप चलाना भी नहीं आया, तो जो पंप हाउस की ट्रेनिंग है वो भी सबको दी जाए, जिससे आदमी के ना होने से कोई असर ना पड़े ऑपरेशन। ये देखा जाए तो अभी 2 एक्सटिंग्विशर हमने ऐसे पकड़े गए हैं जिनका समय अभी टेस्टिंग का समय अभी है, पर तो भी वो उनका प्रेशर डाउन है। इस संबंध में जो इनकी जो अथॉरिटियों से बात करी जा रही है कि जो उनका वेंडर है उसको बताया जाए और दोबारा सामान का री इंस्पेक्शन हो। अभी जो रिसेंट घटनाक्रम हुआ है उसी के मद्देनज़र जिलाधिकारी महोदया ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी जांच अग्नि सुरक्षा मानकों के क्रम में की जा रही है। उनके द्वारा अग्निशमन विभाग की एनओसीज ली गई हैं नहीं ली गई हैं, और एनओसीज में जो शर्तें दी गई हैं उनका अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। साथ ही उनके जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा इसकी ट्रेनिंग ली गई है कि कैसे उन्हें ऑपरेट करना है, पंप से लेकर जितने एक्सटिंग्विशर्स लगे हैं उनका ऑपरेशन कैसे किया जाना है। और इसके अलावा उनका जो पानी की सप्लाई है, जो पंप हाउस है या जो उनको स्टोरेज के लिए बनाना है, स्प्रिंकलर्स हैं, उन सभी को देखा जा रहा है।
और अगर इसमें अभी हम लोग इंस्पेक्शन करके इनको निर्देशित भी करेंगे जो कमियां पाई जाएंगी, और किसी भी हॉस्पिटल के द्वारा यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो इनको एक निर्धारित समय के बाद जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो इनका पंजीकरण है उसको निरस्त करने पर भी विचार किया जाएगा। तो उधर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उत्तराखंड पुलिस भर्ती में महिलाओं के अधिकारों पर हनन हुआ और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में युवा कांग्रेस नेता के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन भी किया गया। और इसी के चलते कांग्रेस नेता ने पुलिस भर्ती में महिलाओं के पद आरक्षित न होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर और मीटर भी किसी तरह से कीमत से सहायता नहीं है और जल्द उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। राज्य सरकार लगातार हर मोर्चे पर विफल साबित होती जा रही है। जिस तरीके से अभी उत्तराखंड पुलिस भर्ती के दौरान जो बेटियों को 30% आरक्षण रिजर्व था उसमें डाका डालने का काम किया, वो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बात करें बेरोजगारी की, बात करें महंगाई की, तो उसमें एक और जख्म देने का काम इन्होंने किया। स्मार्ट मीटर के नाम पर अडानी अंबानी को लगातार लाभ पहुंचाने का काम। तो गरीब लोग स्मार्ट मीटर को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लूट का अड्डा है, लोगों को उत्पीड़न का अड्डा है। तो स्मार्ट मीटर का पूरी तरह से हम लोग विरोध करेंगे। और जिस तरीके से बेटियों के हकों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है वो भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ बात करें महंगाई और बेरोजगारी से निपटने में राज्य की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। तो ऐसी सरकार को सशक्त कदम उठानी चाहिए ताकि प्रदेश के लोगों को भला हो सके। तो वहीं हल्द्वानी में हीरानगर क्षेत्र में एक आवासीय मकान में देह व्यापार की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने छापेमारी की और इस दौरान सेक्स रैकेट का पर्दाफाश भी हुआ। और इसी के चलते छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामान और कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार 5 लोगों को जेल भी भेज दिया है। हीरानगर थाना हल्द्वानी क्षेत्र अंतर्गत एक अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल द्वारा रेड की गई, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुषों को अरेस्ट किया गया है और इनके खिलाफ थाना हल्द्वानी में एफआईआर पंजीकृत कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। तो उधर देहरादून में पीसीएस ग्रुप और लॉयंस क्लब ने एक आश्रय भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शुरुआत भूमि पूजन से हो गई है। इस आश्रय भवन में वृद्धों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान भी पहुंची। आपको बता दें कि इस मौके पर लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के चेयरमैन ने कहा कि देहरादून में वृद्ध लोगों के लिए पीसीएम और लॉयंस क्लब की तरफ से आश्रय भवन बनने जा रहा है और उम्मीद है कि इस भवन में हम यहां आने वाले लोगों को एक अपनापन और समय दे सके। इसके लिए हर संभव कोशिश भी की जाएगी। सबसे पहले तो मैं पीसीएम लायंस आश्रय गृह आज उसका फाउंडेशन रखा गया है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं मित्तल साहब को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, उनकी पूरी टीम को और स्पेशली अपूर्ण मित्तल जी को कि लायंस के सहयोग से लायंस के साथ जुड़कर पीसीएम ग्रुप ने जिस तरह से आज लायंस का सहयोग किया है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है जब आश्रय गृह बनेगा, मुझे लगता है हमारे देश में पहले जरूरत नहीं थी। हमारे देश में आश्रय गृह को लोग कहते थे उनकी क्या आवश्यकता है, ये दुनिया में और देशों में होते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं जिस तरह का कल्चर बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो आज घरों में रहना चाहते हैं और जिनके बच्चे आज दुनिया से दूसरे देशों में चले गए हमारे देश से। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चों में आपस के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो ये आश्रय गृह नहीं, एक परिवार होगा, एक मंदिर होगा। और जब लायंस के साथ जुड़कर पीसीएम ग्रुप ने ये किया है तो निश्चित तौर पर आपको एक मंदिर के रूप में डेवलप मिलेगा। जिस दिन बनकर आएगा उनकी सेवा उनके परिवार के सदस्यों के रूप में होगी। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि देहरादून जैसी जगह में, मुझे नहीं पता कि शायद पहले कोई है या नहीं है, बट जैसा अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पीसीएम ग्रुप और लायंस क्लब के सौजन्य से ये यहाँ एक वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं तो ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है वृद्धाश्रम वाला, पर फिर भी क्योंकि मजबूरी होती है कि कई बार ऐसे वृद्ध भी आते हैं, हमारे संपर्क में भी बहुत सारे आते हैं। जैसे जितेंद्र जी हैं, वो बहुत सालों से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और खुद उन्होंने भी एक आगरा में एक वृद्धाश्रम की एक भूमि पूजन किया था और बहुत अच्छा चल भी रहा है वो। लेकिन ये बहुत ही दुखद बात है
कि कम से कम हमारी कल्चर में तो ये सही नहीं है, हमारे संस्कार तो ये नहीं है कि हमारे वृद्धों को आश्रम में रखा जाए। पर फिर भी कई जगह ऐसी होती है जिनके पता नहीं होता, या बहुत ही ज्यादा त्रस्त ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चे रखने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होते। तो अब ये अगर उनके लिए इतने अच्छे वातावरण में, और यहाँ अगर ये पीसीएम ग्रुप और लायंस क्लब के माध्यम से अगर ये बन रहा है, तो मैं कहती हूँ ये बहुत ही एक अच्छी बात है। तो वहीं पिथौरागढ़ जिले में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शेर सिंह कार्की सरस्वती विहार विद्यालय के नवनिर्मित भवन को क्षेत्र की जनता को समर्पित किया है। और इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर भागवत ने एक चंदन का पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। और इस अवसर पर सीमांत जनजाति समुदाय ने डॉक्टर भागवत को परंपरागत रीति रिवाज से स्वागत भी किया। डॉक्टर भागवत का विद्यालय परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और विद्यालय प्रबंधन ने जोरदार स्वागत भी किया। तो वहीं सर्दियों के मौसम में बढ़ते हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने इस बार सुरक्षा के लिए खास कदम उठाए हैं। विभाग रिफ्लेक्टर और रोड मार्किंग के जरिए सड़कों को सुरक्षित बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। सर्दियों में घने कोहरे के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है और इसे रोकने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया है कि विभाग ने सड़क सुरक्षा के बजट में इस बार एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके तहत विभाग रेडियम ट्रैक खरीदेगा, जिसे ट्रॉलियों, सड़क किनारे खड़े पेड़ों और अन्य स्थानों पर लगाया जाएगा। और इसके अलावा सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए विभाग विशेष रूप से रोड मार्किंग पर भी ध्यान दे रहा है। तो वहीं दून मेडिकल कॉलेज लगातार स्टाफ की कमी से जूझता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के चलते मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी कहा है कि दून मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि सीपीआर बन चुका है, लेकिन इसके लिए अच्छे तरीके से अभी चल सकता है जब स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि हर लेवल पर कहीं ना कहीं दून मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी है, चाहे वह वार्ड की बात की जाए या फिर सफाई कर्मी की। डॉक्टर नाराज हो रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर या जनवरी तक नई नर्स मेडिकल कॉलेज को मिल जाएंगी। बात करें आर्मी की, तो आर्मी की भर्ती को लेकर हल्द्वानी रोडवेज में युवाओं की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते विभिन्न राज्यों से आए युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। और इसी मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और आरटीओ परिवर्तन में मोर्चा संभाला और दोपहर तक रोडवेज और 34 बसों से युवाओं को पिथौरागढ़ के लिए रवाना भी किया। उसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में युवाओं का आने का सिलसिला जारी रहा था। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि पिथौरागढ़ आर्मी की टूरिस्टल भर्ती में भाग लेने के लिए युवा यहां आए थे, जिनके लिए बस का इंतजाम किया जा रहा है। तो उधर खटीमा नगर पालिका से नाराज सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और नगर पालिका में सांकेतिक रूप से तालाबंदी भी की गई। इसी के साथ ही उन्होंने काम बंद हड़ताल भी चेतावनी दी। सफाई कर्मचारियों ने पीएफ कटौती को उनके खातों में जमा करने और 500 रुपए प्रति महीने प्रोत्साहन राशि देने, इनकम टैक्स रिटर्न करने, राज्य कर्मचारी घोषित करने, ढांचे के अनुरूप कर्मचारी तैनात किए जाने समेत 2 दर्जन मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दे दिया है। वहीं उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 6 महीने से शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सांकेतिक तालाबंदी भी की है और मांगे पूरी नहीं हुई तो काम बंद हड़ताल जारी रहेगी। तो उधर उत्तराखंड राज्य में दिसंबर महीने में आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस सम्मेलन से पहले राज्य की पहली योग पॉलिसी लागू हो सकती है। दरअसल साल 2023 से ही आयुष विभाग प्रदेश के लिए योग नीति तैयार करने पर काम कर रहा है। हालांकि आयुष विभाग ने योग नीति का मसौदा तैयार कर शासन को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया है। राज्य में योग और आयुर्वेद को लेकर काफ़ी संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं और योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उसके जो भी संस्थान कार्य करते हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए और क्वालिटी संस्थानों के माध्यम से योग आधारित जो भी प्रशिक्षण है और जो अभ्यास है
उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य में योग नीति के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अभी ड्राफ्ट के जो बिंदु होते हैं उन पर चर्चा की जा रही है और मैकेंजी संस्था के साथ भी इस संबंध में उनकी मदद सहयोग लिया जा रहा है। शीघ्र ही एक ड्राफ्ट जैसे तैयार हो जाएगा, इसको सक्षम स्तर पर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव को कराने को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और इसी बीच राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया है कि किसी भी स्थिति में इस साल दिसंबर के महीने में निकाय चुनाव होंगे। निकाय चुनाव में आरक्षण की स्थिति तय होते ही सरकार निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी करेगी। बता दें कि पिछले साल दिसंबर 2023 में प्रदेश के करीब 100 नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन अब तक निकाय चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मेरा ये मानना है कि जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण। आरक्षण का निर्धारण जैसे ही होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूं कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं और सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो हम दिसंबर में चुनाव कराएंगे। मेरा ये मानना है कि जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग। तो बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां उत्तराखंड की थीम पर तरह तरह की दुकानें सजाई गई हैं, जिसका आयोजन 17 नवंबर से 27 नवंबर तक के लिए किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में और हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने क्या कुछ कवर किया। फिर में क्या कुछ खास है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड पवेलियन के बाहर हम हैं और हम आपको उत्तराखंड पवेलियन के अंदर भी दिखाएंगे क्या कुछ खास है, लेकिन फिलहाल बाहर क्या कुछ जो दिखाने की कोशिश है उत्तराखंड पवेलियन में वो दिखाई गई है। जो ये जो केदारनाथ है उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। इसी तरीके से विकसित भारत 2047 जो कि इस बार एक मूल मंत्र कहा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का, वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और क्या कुछ जो उत्तराखंड के पवेलियन में खास है वो दिखाते। सबसे पहले जैसे ही एंटर करेंगे मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत जो चीज़ें हैं वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जो जगेश्वर धाम है वो यहाँ पर उत्तराखंड के पवेलियन में जो है दिखाया गया। इसी तरीके से जो फ्लैटेड फैक्ट्री रुद्रपुर है उसकी झलक जो है उत्तराखंड के इस पवेलियन में जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। और ख़ासतौर पर अगर हम खरीदारी के लिहाज से बात करते हैं तो कई सारी जो उत्तराखंड की चीज़ें हैं उनकी जो झलक है या फिर उनकी खरीदारी दिल्ली में ही जो तमाम जो पर्यटक हैं वो करते हुए जो है नज़र आ सकते हैं। अलग अलग दुकानें यहाँ पर हैं जिसमें कुछ में जो जैकेट्स हैं वो मिल रही हैं, गर्म कपड़े जो हैं वो जो है मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो उत्तराखंड की जो है तमाम जो कही जा सकती है बद्री गाय का शुद्ध देसी घी जो है वो जो है यहाँ पर जो है लाया गया है। तो ऐसे में तमाम उत्तराखंड से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो दिल्ली में जो है जो पर्यटक आएंगे उनको मिलती हुई नजर आएगी। बिजनेस डेज जो है फिलहाल इस जो अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन है या फिर कहीं की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है उसके चलते हुए जो है दिख रहे हैं। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो और क्या कुछ खास चीज़ें हैं। देखिए जैसे ऋषिकेश में हम बात करते हैं तो कर्णप्रयाग में जो रेल प्रोजेक्ट है उसको लेकर जो है वो झलक उसकी यहाँ पर जो है दिखाई गई है। इसी तरीके से हम बात करते हैं तो टेहरी डैम जो है उत्तराखंड का उसकी झलक जो है उत्तराखंड के इस पवेलियन में देखने को मिलती हुई जो है नज़र आ रही है। तो जो है जिस तरीके से उत्तराखंड डेवलप होता हुआ नजर आया पिछले कुछ सालों के लिहाज से उनकी झलक भी दिखाने की कोशिश है। और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड की तमाम जो चीज़ें हैं जो उत्तराखंड की फेमस हैं उनको दिल्ली में जो है लाया गया है। व्यापारी वर्ग को प्रोत्साहन जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेस्ट उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की बात की जाए, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं वो फिलहाल जो है उत्तराखंड के संदर्भ में उत्तराखंड का जो पवेलियन है उसमें जो है देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। आइए अब हमने आपको उत्तराखंड पवेलियन यहाँ पर दिखाया और अब उत्तराखंड पवेलियन के बाद में जो है जो अन्य राज्य का पवेलियन है वहाँ लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश का पवेलियन हम दिखाते हैं कि उसमें क्या कुछ खास जो है वो इस बार है। मध्य प्रदेश पवेलियन की हम बात करते हैं तो
सबसे पहले बाहर की झलक दिखाते हैं। एक भव्य तरीके से जो एंट्रेंस गेट है वो मध्य प्रदेश पवेलियन का जो है बनाया गया। हालांकि अभी कई चीज़ें जो है ऑनगोइंग प्रोसेस में है, क्योंकि बिजनेस डेज चल रहे हैं। जो है उन तमाम चीज़ों को जो है बनाने की कवायद जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। बाहर से हम बात करें तो एक बेहद शानदार पवेलियन जो है इसको कहा जा सकता है। बाहर अलग अलग जो कलाकृतियां हैं वो देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। खजुराहो की कलाकृति के संदर्भ में बात करें वो जो है यहाँ पर जो है दर्शाई गई है कि किस तरीके से जो मूर्तियाँ होती हैं उस समय के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसी तरीके से जो अगर हम बात करते हैं तो बीड नेचुरल आर्ट गैलरी जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। अमरकंटक की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। कलाकृतियाँ वो यहाँ पर जो है शोकेस की गई है। और उसके आगे अगर हम बात करते हैं जो पावर प्लांट है वो दिखाया गया है। तो फिलहाल बाहर से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो मध्य प्रदेश का पवेलियन है वो जो है एक देखने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अब एक बार हम अंदर से भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो अंदर जो मध्य प्रदेश का पवेलियन है वो जो है देखने को मिलता है। विकसित भारत मध्य प्रदेश @2047 उसकी झलक जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। हम अंदर चलेंगे और अंदर दिखाते हैं कि क्या कुछ जो खास है वो जो है देखने को मिलता हुआ जो है इस बार जो है नज़र आ रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश के पवेलियन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो तमाम जो मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई अचीवमेंट्स है वो दिखाने की जो कोशिश है वो जो है की गई है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का खान पान, मध्य प्रदेश का जो वस्त्र है, मध्य प्रदेश की जो कलाकृति है, मध्य प्रदेश की जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिल्ली में जो है लोगों को मिल जाएंगी। ये फिलहाल जो है देखने को जो है मिल रहा है मध्य प्रदेश के इस पवेलियन में। और एक बार ट्रेड फेयर के संदर्भ में हम बता दें कि किस तरीके से, क्योंकि ट्रेड फेयर 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। आम लोगों के लिए ट्रेड फेयर जो है वो 19 नवंबर को खुलेगा। 14 नवंबर से 18 नवंबर तक जो बिजनेस क्लास है वो जो है एंट्री उनको मिलती हुई नजर आएगी। इस ट्रेड फेयर में जो है कई देशों के जो विदेशी स्टॉल हैं वो भी लगते हुए नजर आए हैं। ये माना जा रहा है कि जो है 60,000 से 1 लाख तक जो रोजाना विजिटर्स हैं वो इस बार ट्रेड फेयर में आने की उम्मीद जो है की गई है। टिकट के संदर्भ में बात करते हैं तो टिकट इस बार जो मेट्रो है उसके अलावा जो अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन जो ऐप है वहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ से जो है आप अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन में आते हुए नजर आ सकते हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में क्या कुछ खास देखने को मिलता नजर आया। हमने आपको बताया कि आप जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आ रहे हैं तो कैसे आना है, मेट्रो के जरिए आना है, टिकट किस तरीके से लेनी है, किन किन डेज में आना है। जो भी टाइमिंग के लिहाज से बात करते हैं तो सुबह 10 बजे से टाइमिंग शुरू होगी, शाम को 7:30 बजे तक टाइमिंग होगी। लेकिन 5 बजे के बाद यानी 5:30 बजे के बाद कोई आता है तो उनको प्रवेश जो है नहीं दिया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के रंग हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए कहीं और चलते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में क्या कुछ खास जो है जनता के लिए देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी। नमस्कार।